हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ्य पुस्तक का दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, वो भी पदखंड का। गदखंड के हमने गदखंड का दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं और पदखंड हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो इसका जो गदखंड का जो दूसरा लेसन है वो है डायरी, जो इन्होंने लिखी हुई है सीताराम शेख सरिया ने। इनका है डायरी का एक पन्ना। जो ये डायरी लिखते थे उसी में क्रम में, डायरी तो बहुत बड़ी होती है ना, तो पूरा नहीं है, सिर्फ एक दिन का पूरा उसमें इन्होंने जो भी लिखा है वो सब इसमें पढ़ाया है। तो हम पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, अपने लेखक के बारे में। इनका जन्म तो क्या राजस्थान में हुआ था, लेकिन इनकी अधिकांश इनका जीवन कोलकाता में बीता। और ये महात्मा गांधी ने जो आह्वान दिया था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो इन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी निभाई थी। और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये करीब ही रहे हैं। और सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की है इन्होंने। कुछ साल तक तो आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। और भारत सरकार ने इन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। तो अब हम इसे जो डायरी है, डायरी एक पन्ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जब हम गुलाम थे, लेकिन फिर भी क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और यह सिलसिला को आगे भी जारी रखा गया। मतलब उस दिन तो मनाया ही गया था, ये भी बोला गया कि हर साल इसको मनाना है। तो ये सिलसिला आगे तक जारी रखा उन्होंने कि हम ये जो आज़ादी का जो उत्सव हम मना रहे हैं वो आगे तक मनाते रहेंगे हैं। इसी तरह से इन्होंने जो डायरी लिखते थे, तो जब दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो वो मनाया गया था 26 जनवरी 1931 को। तो उसमें जो उस दिन का जो लेखा जोखा था वो उन्होंने यहाँ पे इसमें है, इस लेसन में। तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं अब। डायरी का एक पन्ना, तो इसका सारांश हम समझ लेते हैं। आपको लेसन ये तो काफ़ी बड़ा है, तो आपको शॉर्ट में हम आपको समझा देंगे कि कैसा क्या है इसमें। डायरी का एक पन्ना। इस पाठ में लेखक सीताराम शेख सरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें बताया कि ये पहले भी 1930 में मनाया गया था, लेकिन उस समय कोलकाता की ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी इसमें। और फिर जब दूसरी बार इसको मनाया गया 1931 में, तो कोलकाता में बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया था इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। तो इस साल क्या पूरी तैयारी की गई थी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। केवल प्रचार में, जो प्रचार करते हैं, तो केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। अभी तो 2000 रुपये का कोई भी मूल्य नहीं होता है, लेकिन उस समय 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। और लोगों को घर घर जाकर समझाया गया, क्या इसके बारे में, स्वतंत्रता दिवस मनाने के बारे में समझाया गया। घर घर गए और लोगों को समझाया। बड़े बाजार के प्राह मकानों पर तिरंगा फहराया गया। जो कोलकाता है, वहाँ पे जो बड़ा बाजार था, एक मेन बाजार था, बड़ा बाजार, तो वहाँ पे जो आसपास जितने भी मकान थे वहाँ पे तिरंगा फहराया गया था। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। जहाँ भी अच्छी बड़ी बड़ी जगह हैं कलकत्ता की, वहाँ पे सभी जगह झंडे लगाए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ में तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था।
क्या पुलिस भी तैनात थी कि वो अंग्रेज चाहते थे कि जो ये स्वतंत्रता दिवस का जो ये जश्न मन रहा है ये ना मने, इनका जो प्रोग्राम है वो फेल हो जाए, ये प्रोग्राम इनका पूरा ना हो। तो पुलिस भी पूरी गश्त दे रही थी और घुड़सवारों का भी प्रबंध किया हुआ था कि क्या है देखते हैं, अगर कोई कोई प्रॉब्लम आती है तो जो पुलिस को सब जगह जगह लगा दिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे ही घेर लिया। क्या एक जगह थी मॉन्यूमेंट, उसके नीचे ही सभा होने वाली थी, पहले ही पता था कि यहाँ पे सभा होनी एक जगह थी। तो पुलिस वालों ने वहीं सुबह सुबह 6 बजे ही वहाँ पे पूरा घेरा बना लिया था कि यहाँ पे कोई कुछ भी कर ना पाए। कई जगह सुबह से ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें पकड़ लिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इनको तो देखो पहले ही झंडा फहराने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, और सुबह सुबह उनको भी जैसे ही उन्होंने अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा वैसे ही उन्हें भी पकड़ लिया। वहाँ मारपीट भी हुई जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए। अब जब पकड़ा पकड़ी में एक दूसरे को कोई धक्का दे रहा कोई कुछ, तो मारपीट भी शुरू हो गई थी। उससे क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता थे, जो लोग झंडा फहराने के लिए आए थे समुदाय में, उनके 1-2-4 लोगों के सिर फट गए थे। तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। और जो गुजरात सेविका संघ थी, जैसे महिला का भी होता है संघ, तो उसी तरह गुजरात सेविका संघ जो महिला थी ना, उनका भी जुलूस निकाला गया था, उनमें से कई लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की कई लड़कियों ने तो 11 बजे झंडा फहराया। वह जो विद्यालय था एक मारवाड़ी बालिका विद्यालय, वहाँ की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहरा दिया था। और वहाँ जो झंडा फहरा रहे थे, वहाँ जो उत्सव हो रहा था, जो जुलूस निकाला जा रहा था, उसकी फ़ोटो भी उतारे गए। 2-3 आदमियों को पकड़ भी लिया। और जो वहाँ पे जो उत्सव हो रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था, वहाँ पे उन्होंने कई आदमियों को पकड़ भी लिया था। अब जैसे कि जो पूर्णदास थे ना, और जो पुरुषोत्तम राम राय इसमें प्रमुख आदमी थे। कौन से प्रमुख थे? एक तो थे पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय, ये प्रमुख थे। ये सारी जिम्मेदारी देख रहे थे कि वहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस आएंगे तो वो झंडा फहराएंगे। ऐसी सब जिम्मेदारी वो इनको ऊपर दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस के लिए इन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी हुई थी। पूर्णदास का पूरा जो काम था वो ये जुलूस को संभालना था। तो और स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जो स्त्री समाज थे वो भी निकले अपने अपने घर से, और अपना जुलूस अलग से ही निकाल रहे थे वो, और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी। जैसे ही 3 बजे, तो 3 बजे ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी थी, और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे थे। जो समूह में यहाँ वहाँ लोग घूमने लगे थे। इतनी बड़ी सभा कभी नहीं की गई थी। जो सभा हो रही थी वो इतना बड़ा जुलूस, इतनी बड़ी सभा एक जगह, इतना बड़ा जो लोग बागों का जो समूह था वो कभी नहीं इकट्ठा हुआ था। तो पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर अमुक अमुक धारा के अनुसार कई धाराएं लगाई गई थी। जो अमुक अमुक धारा होती है ना,
वो कई धारा लगाई थी जिससे ये सभा नहीं हो पाए, उन्हें इससे सभा रोकना था। तो जो पुलिस कमिश्नर थे उनने नोटिस पहले ही निकाल रखा था कि अगर कोई 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो उन पर ये धारा लगा देंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर देंगे। इस तरह से उन्होंने कई वो धाराएं लगा दी थी जिससे ये सभा ना हो पाए। और भाग लेने वाले व्यक्तियों को, अगर एक व्यक्ति भी कोई उस सभा में भाग लेता है तो उसको दोषी समझा जाए, उन्होंने इस तरह से बोल रखा था। काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था। क्या जो काउंसिल थे ना, उनने नोटिस पहले ही निकाल दिया था जो कि 4:24 पर झंडा फहराया जाना है और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही ये निकाल दिया था कि मतलब खुला एकदम चैलेंज था कि मतलब हम इतने बजे झंडा फहराएंगे और प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। ठीक 4 बजे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जुलूस के साथ आए। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। भीड़ इतनी थी कि पुलिस उनको रोक नहीं पाई थी। पुलिस ने लाठियां चलाई। जब पुलिस जो भीड़ थी उसको हटाने के लिए लाठियां चलाई, कई लोग घायल हुए और सुभाष बाबू को भी लाठियां पड़ी। जब लाठियां चली तो सुभाष चंद्र बोस थे ना, उनको भी लाठियां लगी। ये कलकत्ता के सबसे बहुत बड़े राजनेता थे। वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ते रहे। वो जोर से, क्या वो उनको लाठियां पड़ी लेकिन फिर भी वो जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। अब जब एकदम बहुत संघर्ष हो रहा था तो पुलिस भी नहीं देख रही थी कि किसको लाठी लग रही है किसको नहीं, और पूरे जोर से लाठियां चला रही थी वो, जिससे क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था। उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थीं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लॉकअप भेज दिया गया। और देखो यहाँ पे तो वो सुभाष चंद्र बोस को जाने नहीं दे रहे थे, सुभाष बाबू को, लेकिन वहाँ पे जो स्त्रियों का जो जुलूस था, समूह था, वो जाके मोनूमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ गया और उन्होंने झंडा फहराया और उन्होंने जो प्रतिज्ञा, जो आज़ादी की जो प्रतिज्ञा पढ़नी थी वो पढ़ी उन्होंने। और यहाँ पे पुलिस वालों ने सुभाष बाबू को पकड़कर उनको गाड़ी में बैठाकर लॉकअप जेल भेज दिया। कुछ देर बाद वहाँ से स्त्रियाँ जुलूस बनाकर चलीं और साथ में बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी उनके पीछे पीछे चली। पुलिस ने डंडा बरसाना शुरू कर दिया जिससे बहुत आदमी घायल हो गए। इतना डंडा चलाया, इतना बरसाया, उन्होंने नहीं देखा कि स्त्रियां हैं, आदमी हैं, किसको लगेगी किसको नहीं, लेकिन वो डंडे मारते गए। बहुत मतलब उस समय बहुत घायल हुए थे, बहुत लोगों के सिर फटे थे। तो धर्मतल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस, जो स्त्रियों का जो जुलूस था वो टूट गया और करीब 50 से 60 महिलाएं वहां बैठ गईं, जिससे पुलिस ने पकड़कर उनको लाल बाजार भेज दिया। इस जो 50-60 महिला थी वहीं बैठ गई कि हम यहाँ से अब कहीं जाएंगे ही नहीं, यहीं जुलूस अपना पूरा करेंगे। तो पुलिस ने उनको पकड़ा और लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे, जो एक भाग तो ये था, वो एक भाग आगे जा रहा था जिसका नेतृत्व विमला देवी कर रही थी, जिसे बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहाँ बैठ गईं। वहाँ पे उनको रोका तो वो भी वहीं बैठ गईं कि हम यहीं बैठे हैं। लेकिन 1.5 घंटे बाद एक लारी में बैठाकर लाल बाजार ले जाया गया। इनको भी लॉकअप में डाल दिया गया। ब्रजलाल गोयनका को पकड़ा गया और मदालसा भी पकड़ी गई। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कोलकाता में आज तक एक साथ इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। इतनी और जब लड़कियां स्त्रियां 105 थीं तो जेंट्स कितने होंगे? करीब 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी और आदमियों की संख्या का तो पता ही नहीं चला कि वो कितने थे। आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। आज वो
कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों की यहाँ काम नहीं हो सकता। ये कलंक था क्योंकि जब उन्होंने 1930 में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कहा जाए कि हाँ कलकत्ता वासी भी कुछ काम कर रहे हैं स्वतंत्रता को लेकर। लेकिन ये जो दूसरा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 1931 को, वो उसमें एक सारा कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता को लेकर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों आज हमने ये आपको लेसन पढ़ा दिया है। जो उन्होंने एक इसी दिन की जो डायरी थी 26 जनवरी 1931 की, तो उस दिन उन्होंने ये पूरा लिखा था, जो लेखा जोखा था वो यही था। और हमने इसको आपको सारांश बताया है, इसको शॉर्ट में। एक बार आप इसको आप फुल पढ़ लेना, सिर्फ एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर ये मेरा वीडियो सुन लेना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने हमारा यह लेसन पढ़ लिया है और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको कुछ भी समझ में आने में परेशानी हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।